ह्यूमन साइकोलॉजी समझकर आप ह्यूमंस को बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हो। कंज्यूमर साइकोलॉजी समझकर कंपनीज कंज्यूमर बिहेवियर समझती है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी समझकर आप मनी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी, अ बुक बाय मॉर्गन हाउसल। नंबर 1, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंड। वॉरेन बफेट के बारे में 2000 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी गई हैं उनकी टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ इन्वेस्टिंग पर कोई भी बुक उनकी सिंपल चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, उन सिंपल चीज़ों के बारे में जिनमें ही हैज़ बीन इन्वेस्टिंग जब से वो 10 साल के थे। ही हैज़ बीन द रिचेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, बट डजंट मीन वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं ऑफ ऑल टाइम। जिम साइमंस, हु इज़ द हेड ऑफ अ हेज फंड, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 1998 से स्टार्ट करी थी एंड तब से ही हैज़ कंपाउंडेड मनी एट द रेट ऑफ 66% एनुअली, वाइल वॉरेन बफेट ने 22% एनुअली के रेट पर अपने मनी को कंपाउंड किया है। बट स्टिल जिम साइमंस की नेट वर्थ है $25.2 बिलियन, वहीं वॉरेन बफेट की नेट वर्थ है $116 बिलियन। इतना डिफरेंस क्यों? साइमंस ने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी तो उनके मनी को कंपाउंड होने के लिए कम टाइम मिला एज कंपेयर टू वॉरेन बफेट। द कोर मैसेज हियर इज द ओनली वे एंड द बेस्ट वे टू अर्न एंड कंपाउंड योर मनी, क्रिएट वेल्थ, is to sit on your investments for long term. That is the best way to create fortune in stock markets. Second है, controlling your time is the highest dividend the money pays. एंगस कैम्पबेल एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक रिसर्च करी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कोशिश करी ये जानने की कि दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने देखा कि लोगों को इनकम, एजुकेशन, ज्योग्राफी से ज़्यादा खुशी मिलती है अपने टाइम पर काबू यानी अपने टाइम को कंट्रोल करने से, विच वॉज सरप्राइजिंग। मनी सबसे बड़ी और ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू जो मनी की है वो है अपने टाइम पर कंट्रोल। यह आपको एबिलिटी देता है टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, व्हेन यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू, विद whom एंड विद व्हाट रिसोर्सेज एंड अंटिल व्हाट टाइम यू वांट टू डू। ये प्राइसलेस है। दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ मनी। हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी than earning 2% more interest on your income, पूरी रात जाग कर एक्स्ट्रा काम कर doesn't give satisfaction to people. The core message is here, power of money brings freedom, जो हर किसी का सपना होता है। After possessing an ample amount of wealth, you have flexibility, which is a huge power. तीसरा है लक एंड रिस्क। लक और रिस्क ना किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी में समझना और एक्यूरेटली बताना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वॉरेन बफेट की जो फाइनेंशियल जर्नी है, इट हैज़ गिवन अनबिलीवेबल रिटर्न्स, और उसमें ये जज करना कि कितना लक था या कितना रिस्क था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी सुनते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट लक एंड रिस्क, और पहले हम लक की साइड समझेंगे फिर रिस्क। तो लक की बात आती है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर एंड को फाउंडर बिल गेट्स एंड पॉल एलन से। सो वो दोनों एक लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे एंड इन 1968 बिल डॉगल, जो कि एक वर्ल्ड वॉर II रिटायर्ड नेवी पायलट थे जो टीचर बन गए थे मैथ्स और साइंस के, उन्होंने कोशिश करी कि ही ब्रिंग्स अ टेली टाइप मॉडल 30 कंप्यूटर इन द लेक साइड स्कूल। अब वो मॉडल वहाँ आ गया। उस स्कूल में जहाँ पॉल एलन और बिल गेट्स पढ़ते थे, दोनों को कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया एट द एज ऑफ 13, जब बहुत सारे ग्रेजुएट्स को पता भी नहीं होता कंप्यूटर क्या है या उनके पास एक्सेस भी नहीं होता। उन्हें हाई स्कूल में इसका एडवांटेज मिला। उस टाइम पर देयर वर 303 मिलियन पीपल जो कि हाई स्कूल वाली एज में ही थे अकॉर्डिंग टू UN, जिनमें से 18 मिलियन US में ही रहते थे और उनमें से 2,70,000 बच्चे रहते थे वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट में, एंड 1 लाख के अप्रॉक्स बच्चे रहते थे सिएटल एरिया में, जिसमें से सिर्फ 1 लाख में से सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते थे लेक साइड स्कूल में। तो 303 मिलियन से लेकर 300 बच्चे जो लेक साइड पे थे, और उनमें से 2 थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और दोनों को मिला था कंप्यूटर का एक्सपोजर।
सो 1 in million थे बिल गेट्स। ही सेज कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता सो देयर वुड हैव बीन नो माइक्रोसॉफ्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, उनका एफर्ट था, हार्ड वर्क था, बट वो कंप्यूटर मिलना उस ही स्कूल में वॉज शेयर लक। सो 1 in million वॉज बिल गेट्स। अब ये बात थी लक की, अब बात सुनते हैं रिस्क की। अब उन्हीं के बैच में एक और बच्चा था जिसका नाम था केंट इवॉन्स। केंट इवॉन्स भी इक्वली ब्राइट था, बहुत अच्छा था, शार्प था, क्लेवर था, और वो भी इसी माइक्रोसॉफ्ट वाली गैंग का पार्ट हो सकता था। ही कुड हैव बीन अ co-founder or a founder of Microsoft, but unfortunately he died before his 4 high school in a mountaineering accident। और ऐसा होना is a sheer chance की बात थी। So हर साल 3 dozen mountaineering accidents होते हैं जिसमें से odds of being killed on a mountain in a high school is 1 in a million। So केंट इवॉन्स का केस भी 1 in million था, बिल गेट्स का केस भी 1 in million था, बट one was luck and other was risk। Same magnitude of force but working in opposite directions। तो luck और risk बहुत important होता है लाइफ में कि हम कहाँ जाते हैं। So the core message here is that we should never think from one side। हमें दोनों साइड को समझकर, दोनों को साथ लेकर चलना होता है। एक साइड से रैशनली आप नहीं सोच सकते क्योंकि हर किसी का लक और रिस्क अलग होता है एंड वी कैन नॉट कंपेयर बोथ अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब चलते हैं चौथे की तरफ विच इज़ एक्सेसिव रिस्क। तो जो अगली लर्निंग है इस बुक की वो कहती है कि एक्सेसिव रिस्क ना अच्छा नहीं होता। जिंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रिस्क पर रखना इज़ नॉट वर्थ इट। योर रेप्यूटेशन, फैमिली, हैप्पीनेस, फ्रेंड्स, इट्स वेरी इनवैल्यूएबल एंड आप इन्हें रिस्क पर नहीं रख सकते एट एनी कॉस्ट। तो क्या ऑप्शन है रिस्क पे ना रखने का? कैसे चीज़ों को आप समझें कि रिस्की हो रही हैं? नोइंग इनफ, काफ़ी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है ना कुछ आपके लिए काफ़ी है, थिंग्स बिकम ईजियर। ज़रूरी नहीं है हैविंग इनफ मीन्स यू विल नॉट हैव अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। नोइंग इनफ मीन्स कि उस पॉइंट के बारे में आपको पता है कि जिससे आगे अगर आप गए तो यू विल रिग्रेट थिंग्स। जैसे एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए पूरी रात ना सोना, अपना कंफर्ट छोड़ देना, या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देना ताकि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिले। और दूसरा कंपैरिजन। हम सब ना एक दूसरे को दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, अरे उसका तो इतना बड़ा घर है, अरे वो तो ये वाली गाड़ी चलाता है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे, एक टॉक्सिक सर्कल में रहेंगे एंड वी विल नेवर बी एबल टू ग्रो। तो जितना आपके पास है वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, इवन इफ इट्स लेस देन द अदर्स अराउंड यू। यू शुड नो that you cannot compare yourself with any other person। You should definitely compare yourself with yourself only। तो core message यहाँ क्या है? It's about greed, लालच। हम सब में एक लालच है जिसे satisfy करने के लिए we do things that lead to risky situations। लोग लालच में इतना पैसा या इन्वॉल्व कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स में कि दे माइट इवन गो बैंकरप्ट या जेल पहुँच जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में नहीं जाना। एक्सेसिव रिस्क is a no।